दरभंगा से एनडीए उम्मीदवार की घोषणा के बाद से दरभंगा की जनता में प्रतिक्रिया है। दरभंगा के सांसद के रूप में जदयू भाजपा गठबंधन से संजय झा के नाम आ जाने के बाद आज दरभंगा आते ही उनसे मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक जमा हो गए। उन लोगों ने इस बात के लिए गठबंधन सरकार को धन्यवाद दिया कि संजय झा लगातार कार्य करते आ रहे हैं और इस बार उनका नाम आने से जनता में खुशी की लहर है। हालांकि संजय झा इस बात पर बचते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि दरभंगा के लिए संजय झा ही चाहिए। 2006 से सर का आगमन, आदरणीय संजय झा जी का आगमन दरभंगा जिला में होता रहा है और हर दुख में सुख में लोगों के साथ शरीक होते रहे हैं। 2009 में ही यहाँ की जनता चाहती थी कि आदरणीय संजय झा जी दरभंगा से सांसद बने। लोग ये उम्मीदवारी जो संजय बाबू इस विकास पुरुष है ये दरभंगा जिला के लिए। संजय झा की उम्मीदवारी होने के बाद सर्किट हाउस में आज उनसे मिलने दर्जन भर बड़े नेता पहुंचे। हालांकि सभी संजय झा को इस बात के लिए आश्वस्त भी करना चाह रहे थे कि दरभंगा में उनकी मजबूत दावेदारी को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता और नेता उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के विरोध को देखते हुए भी अंदर से जदयू नेताओं में नाराजगी साफ दिखी। लेकिन जदयू नेताओं का कहना था कि गठबंधन की राजनीति है और गठबंधन में सभी मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इस संबंध में जब हमने संजय झा से पूछा तो उन्होंने भी यही बात कहा, अभी सितंबर है, अभी काफी समय है, अभी 2 फेज में काम होना है कि किसे कितने सीट पर चुनाव लड़नी है। उन्होंने खुलकर मिथिला मंच न्यूज से बात की। आपका क्या लगता है कि ये एनडीए का गठबंधन का है निर्णय? अभी कोई, मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, अच्छा किया आपने प्रश्न पूछ लिया है। अभी चुनाव में 6 महीना है, अभी हम लोग सितंबर में 6 महीना से भी ज़्यादा है, मार्च अप्रैल में चुनाव होगा। अभी जो एनडीए के जो भी गठबंधन के घटक दल हैं, अभी तो सीट पे ही बातचीत चल रही है। कौन सीट लड़ेगा वो सेकंड फेज का बात है। फर्स्ट फेज में है कि कौन कितना सीट लड़ेगा, तो वो बातचीत चल रही है। हम लोग को विश्वास है कि सितंबर में वो नंबर सेटल हो जाएगा, कौन कितना सीट लड़ेगा और फिर कौन क्या सीट लड़ेगा वो भी तय हो जाएगा, मैंने कहा कौन सीट लड़ेगा। और जो राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारे पार्टी के भी हैं और बीजेपी के भी हैं, तो लार्जर टारगेट क्या है कि 2019 में मैक्सिमम सीट एनडीए जीत के जाए। ये टारगेट हमारे नेता नीतीश कुमार का भी है और भाजपा के लोगों का भी है, या और भी जो अलाय साथ में है। दरभंगा डीएमसीएच की स्थिति को सुधारने के लिए और बदलती तस्वीर जनता तक पहुंचाने के लिए मिथिला मंच न्यूज लगातार प्रयत्नशील है। अब आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी में जो 4 शौचालय बंद पड़े थे, उसे नए और आधुनिक तरीके से बनाने का प्रयास अधीक्षक के द्वारा किया गया है और इसे लेकर कार्य प्रगति पर है। 4 दिन बाद मिथिला मंच न्यूज टीम पहुंची तो देखिए कार्य प्रगति पर था। तो चलिए हम बता दें दरभंगा डीएमसीएच की हालात हम आपको दिखाते आ रहे हैं लगातार। दरभंगा डीएमसीएच का इमरजेंसी के अंदर किसी फेसबुक के माध्यम से बताया जा रहा था कि डीएमसीएच के इमरजेंसी में टॉयलेट है ही नहीं। तो हम बता दें कि यहाँ 4 टॉयलेट बने हुए थे, लेकिन सब बंद पड़े थे, बेकार पड़े थे, जिसे तोड़ करके, यानी कि जब से यहाँ की जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने इस बात को लेकर के अधीक्षक के सामने रखा, अधीक्षक के आदेश के बाद तुरंत इसे तोड़ कर बनाया जा रहा है। और ये देख सकते हैं इधर से ये इसे तोड़ा गया है इधर, और इस तरफ इसमें पूरा मिट्टी भरकर, ये पूरा 5 कट्ठे की ज़मीन है ये डीएमसीएच के पीछे जो खाली पड़ी है, और इस पर अतिक्रमण भी हुआ है लगातार, और अतिक्रमण पर भी नज़र रखनी होगी। जैसे ये खुला है ये पूरा जगह, इसको पूरा भर करके यहाँ टॉयलेट बनाए जाएंगे जो एक सामान्य होगा और फिर डॉक्टर के लिए भी होगा। इस तरह लगातार इमरजेंसी में कार्य प्रारंभ हुआ है। यहाँ जो रूम थे उस रूम को साफ करना था, क्योंकि यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने जो लिख करके दिया था अधीक्षक को कि यहाँ पर जो डॉक्टर को उस रेशियो में बैठाया जाए जिससे अनुपात में मरीज आते हैं। गंभीर मरीज अगर सर्जरी के हैं तो सर्जरी के पास, ऑर्थो के हैं तो ऑर्थो के पास, मेडिसिन है तो मेडिसिन के पास, इस तरह वहाँ से क्रमबद्ध होगा, जिसके लिए अब काम प्रारंभ हो गया।
मधुबनी जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद। ताज़ा मामला घोरडेहा थाना इलाके के तिलाट गांव की है, जहां गुरुवार रात उमेश शाह और रमेश शाह की दुकान में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचा। घटना करने के लिए आए हुए। बोलो जी। तिलाट रमेश। ये दुकान खुला हुआ था और चाचा जी जो है यहाँ पर जो है ये छोटका रूम में ताला मार के यहाँ आया था ये दुकान को बढ़ाने के लिए। उस टाइम जो है अपराधी 3 गो यहाँ पर बैक पे साइड था, वहाँ से सीधे आकर के चाचा को अभी सटा दिया। हाँ माल निकालो जी, निकालो निकालो बहुत तरह की बात। और यहाँ मारेंगे गोली, वहाँ मारेंगे, अपना सब बात कर कहाँ मारेंगे गोली, कहाँ मारेंगे। तब जाकर के चाचा जी के साथ यहाँ टिफिन में ऊपरे में रखल था पैसा था और जो गला में था या जेवर जवरात जो था और आदमी सटाया था और आदमी ले रहा था। हाँ उसके बाद जो है चाचा जी को अथी हुआ, चाचा जी हल्का छिपे। लहरियासराय समाहरणालय पोलो मैदान में दरभंगा जिला रजक संघ का पूर्व से प्रस्तावित कार्यक्रम टाउन थाना कांड संख्या 160/18 के संदर्भ में और कांड संख्या 161/18 के विरोध में जिला अध्यक्ष श्री सुरेश चौधरी की अध्यक्षता में और जिला महामंत्री ज्वाला चंद्र चौधरी के संचालन में धरनों का शांतिपूर्वक मार्च पुलिस अधीक्षक से मिलकर मांगों का ज्ञापन सौंपा। सवेर बैठा पर 7 तारीख 7, 8 और 18 को जानलेवा हमला किया गया श्याम सानी के द्वारा से थाना प्रभारी दरभंगा अनदेखी किया और श्याम सानी से मिलकर मिली भगत होकर झूठा मुकदमा जबरदस्ती डालकर झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। ये हरिजनों पर घोर अत्याचार की बात है और सारे सामान लूट के ले गए। इसका लोहा देने वाला था, लोहा उसको फेंक दिया, कपड़ा ग्राहक का ले गया। ऐसे उस परिवार को तहस नहस कर दिया। इसे अविलंब उसको गिरफ्तार किया जाए, यही हमारा मांग। 22 वार्ड में शिवाजी नगर मोहल्ले में मात्र 2 दलित परिवार धोबी समुदाय के लोग अपना जीवन वर्षों से करते आ रहे हैं। उस दिन घटना के दिन श्याम सहनी और उसके 8-10 गुर्गे सुधीर बैठा के घर पर पहुंच करके उसके साथ गाली गलौज जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके गाहक के कपड़े लूट लिए। विरोध करने पर उसने बड़े पैमाने पर जो है उसके साथ जो है छुड़ेबाजी की घटना की और वह लहूलुहान होकर के वहीं पर गिर गया। दरभंगा जिला किसान सभा के बैनर तले किसानों ने दरभंगा जिला को सुखाड़ घोषित एवं बंद पड़े नलकूप को चालू करने सहित अन्य मांगों को लेकर दरभंगा जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। सितंबर के अवसर पर आज हम लोग दरभंगा समाहरणालय को घेरने जा रहे हैं। हम लोगों का आज है जो दरभंगा, संपूर्ण दरभंगा जो पूरे रौदी से जल रहा है, एक भी स्टेट ट्यूबवेल नहीं चल रहा है। दरभंगा जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर दरभंगा कलेक्टर को घेरने जा रहे हैं। दिवस के अवसर पर दरभंगा के सड़कों पर हजार किसान उतरे हैं। आप जानते हैं जो आज दरभंगा जिला के अंदर सूखा से किसानों का धान जल रहा है। बिहार सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। पिछले दिनों में अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। दरभंगा का कलेक्टर रिपोर्ट किया सरकार को, यहाँ 52% वर्षा हो गया, यहाँ जो है सो सूखे की स्थिति नहीं है। हमने अनुश्रवण समिति में उठाया था कि यदि 52% वर्षा हो गया तो एक भी जगह आप बताइए जो वर्षा के पानी से खेत रोपा गया हो, कहा नहीं। और 90% दरभंगा में रोपनी का सरकार के कृषि विभाग का जो है सो रिपोर्ट है जो 90% धान की रोपनी हो गई। वह 90% धान की रोपनी जो हुई वो तमाम किसानों का धान आज जल रहा है। किसान सरकार कहता है हम 5 डोज डीजल अनुदान देंगे। अभी तक दरभंगा जिला के अंदर 1 डोज भी डीजल अनुदान का बंटवारा कलेक्टर के द्वारा नहीं किया गया है। पूरा राज्य में, पूरा देश में किसान मांग दिवस के अवसर पर आंदोलन बढ़ रही है। बिहार में सेहो हर जिला में बढ़ रही है। एहिठाम दरभंगा में खास कर
किसान के जे तबाही छै, अनावृष्टि के चलते, वर्षा के कमी के चलते धान के खेती नहीं भ सकलैया। किसान के धान जे रोपल छै से सुखा रहलैया। डीजल अनुदान कहले नेता साहब से बहुत कम एलैया। नेहरू स्टेडियम में चल रहे 3 दिवसीय विद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के आज दूसरे दिन भी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। मध्य विद्यालय मध्य विद्यालय 2018 तक नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में आयोजित की जा रही है। आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन है। इस प्रतियोगिता में कल बची हुई एथलेटिक्स अंडर 19 की प्रतियोगिता समाप्ति के कगार पर है। साथ ही साथ अंडर 14 बालक बालिका प्रतियोगिता अभी चल रही है। इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण आइडियल पब्लिक स्कूल बिरौल में कला संस्कृति युवा विभाग द्वारा आयोजित हैंडबॉल प्रतियोगिता अंडर 14, 17, अंडर 19 तीनों प्रतियोगिता वहाँ आयोजित बिरौल में हो रही है। इंडोर स्टेडियम में मेरा प्रतियोगिता आयोजित हो रही है बैडमिंटन अंडर 14। इसके साथ ही साथ ताइक्वांडो, वुशु और कराटे की प्रतियोगिता इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। कल मेरा समापन प्रतियोगिता है। कल का होगा अंडर 19 बैडमिंटन, कबड्डी अंडर 19 और एथलेटिक्स की प्रतियोगिता होगी। कल समापन दिवस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में डीडीसी की अध्यक्षता में इंदिरा आवास के कार्यों में तेजी लाने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। व्हाट्सएप पे ईमेल पर डाल देते हैं। सिंहवाड़ा मात्र 2 किए हैं। बहादुरपुर 0 है आपका, कंप्लीशन 0 है। देखिए सब लोग, ये आपका हनुमान नगर मात्र 2 है। आया 10। 3 सितंबर पर कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाने के लिए विभिन्न नवयुवक संघ की ओर से तैयारी जोरों पर चल रही है। वहीं दोनार चौक पर 1985 से लगातार नवयुवक संघ के द्वारा पूजा किया जा रहा है। पूजा 1985 से होती आ रही है और हम लोग हर एक साल कुछ नया अब पब्लिक को दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग पिछले बार ये हमारा शिक्षा अभियान पे चला था, जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चला था, जो बहुत मार्केट में अच्छा लगा, पब्लिक को पसंद आई। तो इस बार हम लोग जाति के धर्म पे ये चीज़ बनाना चाहते हैं। हमारे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके प्रति एक भावना जो दिखाने की प्रयास हम लोग इस बार ये चीज़ बनाने की जा रहे हैं। पूजा कल रात के 12 बजे प्रारंभ होगी और 2 दिन मेला रहेगी और बुधवार को विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। MLSM महाविद्यालय के सभागार में उर्दू भाषा पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि CM महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हाफिज अनीस सदरी उपस्थित थे, जिन्हें बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं बाहर से आए अतिथियों ने उर्दू भाषा पर प्रकाश डाला। निको सलामो, यानी ये कि जरा सी लगा कर एक बयान सुनो। कुछ तुर्कों के लक्षण में बताता हूँ। वहाँ 2 कुमार बाजार में दाखिल हुए, जहाँ लाखों घोड़े और हजारों हाथी थे। बहुत से गुलाम खरीदे गए। तुर्क को बहुत बहुत सलाम करता हूँ। एक जगह और भी विद्यापति ने तुर्कों के खसाइल पर रोशनी डाली है, जिससे इस हद की तारीख भी मुरतब हुई।
एक शेर और मुलाजा हो क्या बे भटरनता सरापा पनीता कलीमा कहिंता कलामे जियंता कशीदा कटिंता मसीदा भरंता कतीबा फिरंता तुर्का अनंता। तुर्क तर्जुमा यह है कि तुर्क अबे अबे बोलते हैं, शराब पीते हैं, कलमा पढ़ते हैं, जीते हैं, कशीदा कारी करते हैं, मस्जिदें भरते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बा तेरे तुर्क। इस तरह विद्यापति और दूसरे शुरा के भी अशार हैं जो इस आयत के मुसलमानों उनकी ज़बानों पर रोशनी डालते हैं। विद्यापति के बाद भी दीगर शुरा की शायरी में अवामी रोज़मर्रा की बोलियों के अलावा जस्ता जस्ता हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत के अल्फाज की एक लंबी फहरिस्त है जिसे शादा फारूकी ने अपनी मायानाज़ किताब तज़किरा बद शुमार जिल्द अव्वल में अजीजुद्दीन बल्खी की किताब तारीख शुरा खिदमत में इस तरह लगे हुए हैं और जिस जाफशानी के साथ और मोहब्बत के साथ काम कर रहे हैं, और वो रिसाला उर्दू दुनिया जो हमारे यहाँ पहुँच रहा है बड़ी आसानी के साथ, और बच्चों की दुनिया, उसको मैंने अपने इलाके में बच्चों के लिए 10-10 की तादाद में कई महीने से मुसलसल, एक साहब जहाँ इंतकाल हो गया उनका मुंगेर में थे, उनकी दावत पर मैंने इस काम को शुरू किया और बच्चों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। इस सिलसिले में मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो उस पर एक व्याख्यान माला कराया जाए ताकि नई पीढ़ी जान सके, और ये व्याख्यान माला अब हमेशा चलता रहेगा। यहाँ आज जो इस व्याख्यान माला को देने के लिए आए हैं वो हिंदुस्तान के नहीं विश्व के एक बड़े स्थापित उर्दू के लेखक आलोचक हैं, साथ साथ जो भारत सरकार की संस्था इंस्टीट्यूट है उसके वो डायरेक्टर हैं। तो वो इसको देने के लिए आए हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि उर्दू साहित्य के लोगों से नई पीढ़ी को अवगत कराना, और मिथिलांचल के क्षेत्र में जो एक स्थापित लेखक, कलाकार, कहानीकार, कवि जो हुए हैं, नाटककार हुए हैं, उससे लोगों को अवगत कराना मुख्य उद्देश्य इसका यही है। और उसका आयोजन और यह व्याख्यान हो रहा है, इसमें हमारे कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब पधारे हुए हैं। उन्हीं के कार्यकाल में यह स्वीकृत हुआ था, वो खुद भी पधारे हुए हैं, यहाँ पर हैं। और इसके साथ साथ हमारे उर्दू विभाग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर आफ्ताब अशरफ, वो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। इसमें अभी विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर हाफिज अनीस सदरी, पूर्व विभागाध्यक्ष उर्दू विभाग LNMU पधारे हुए हैं। डॉक्टर फारो शिको यजदानी वो भी यहाँ आए हुए हैं, और ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। हम चाहते हैं कि इस तरह का जितना भी कार्यक्रम है जो पहले चल रहा था वो अभी भी। इन दिनों व्यापारियों के द्वारा टैक्स बचाने को लेकर चोरी छिपे बाहर के राज्यों से सामान मंगा रहे हैं, जिस पर सेल टैक्स की तिरछी नजर है। ऐसी ही कुछ हुआ शनिवार को, जब सेल टैक्स के राज्य सहायक आयुक्त सिकंदर शाह ने यूपी से आ रही एक ट्रक को जब्त की और उस पर लदे सामान की मिलान शुरू कर दी। राज्य भर में जितने भी परिवहित माल किया जा रहा है ट्रांसपोर्टरों के द्वारा, उसकी जांच की जा रही है कि ट्रांसपोर्ट में जो भी माल परिवहित किया जा रहा है वो ई-वे बिल के साथ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। जो भी इलीगल माल होगा उस पर कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। हमने अभी हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं अपर आयुक्त महोदय, अपर आयुक्त राज्यकर, उनके निर्देश और संयुक्त आयुक्त राज्यकर उनके निर्देश पे हम लोगों ने गाड़ी को डिटेन किया है और जांच करके हम लोग जानना चाह रहे हैं कि जो भी माल है वो प्रॉपर कागज़ के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर दूसरे राज्य से कोई भी माल आ रहा है और 50,000 से ज़्यादा का अगर कोई माल है तो उसके लिए ई-वे बिल जरूरी है बनाया जाना। तो अभी पर्व त्योहार का जैसे समय आने वाला है, तो क्या ये जांच क्रमशः चलेगा? हाँ, अभी फिलहाल क्रमशः ये चलना है और जैसा कि निर्देश मिलेगा हम लोग उसी निर्देश का पालन करेंगे ताकि सतर्क हो, लोगों में जागरूकता जाए कि जो भी माल परिवहित हो वो सही तरीके से हो, ई-वे बिल के साथ हो, टैक्स चुका के हो, टैक्स इवेजन ना हो। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन शनिवार को पूरे देश भर में शुरुआत की गई।
दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पेमेंट बैंक की शुरुआत की तो दरभंगा के लालबाग डाकघर में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इसकी शुरुआत दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर की। वहीं मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व विधायक अशोक यादव, गोपाल जी ठाकुर सहित कई लोग उपस्थित थे। के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गरीब के पास पहुंचे तकरे माध्यम थी और ये माध्यम से जब अटल जी की सरकार चला तो 27 पोस्ट ऑफिस हम बनने रही और 27 गांव में पोस्ट ऑफिस एक पत्रक पर बनल है। और आज सौभाग्य कि वही 27 पोस्ट ऑफिस 27 गांव देश के अंदर में तमाम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से गरीब गुरबा के जो लाभ भेटल आज वो 27 पोस्ट ऑफिस ऐसे जुड़ा। सब पोस्ट ऑफिस आदरणीय रविशंकर जी चला है तो साहो पर्री के नाम से एक सब पोस्ट ऑफिस के निर्माण वो करेले बीते अपना कार्यकाल में। और आए चाहे रेलवे बिराउ सकरी के बात हो अखन रेल मंत्री चालू करवे के कार्य करे, चाहे ये 5 से हमें सम्मानित भेटल प्रधानमंत्री 5 पर से हो डाक टिकट जारी कले। आज प्रधानमंत्री मिथिला क्षेत्र में जखन हम बैंक नहीं रहा ओहि टाइमक आदमी हम छी, हम पोस्ट ऑफिस से जुड़ल लोग छी, हम सब अंतर्देशी पोस्टकार्ड के लिए जाइत रहूं और जिज्ञासो रहा यो टीम साहब हमर चिट्ठी एले चिट्ठियों हमर से हम सब खोज करिए। ओहि जमाना में मनी ऑर्डर आवे, ओहि जमाना में पोस्ट ऑफिस के कार्य सब दिन सराहनीय रहल। और सबसे उत्तम बात जे गाँव घर में गरीब गुरबा के बीच में चाहे वो मनी ऑर्डर हो तार हो आब न तार बंद भए गेल सबटा काम करते रहे। बाद में बैंक एले जब इंदिरा गांधी जी केलखिन तब जाके बैंक एले, उससे पहले एकमात्र सहारा पोस्ट ऑफिस रहे। यह देख के माननीय प्रधानमंत्री जी आज के सबसे निचले तबके के यहाँ पर नहीं पहुंचेगी तब तक उनका आर्थिक विकास संभव नहीं है। इसी के तहत जनधन योजना के तहत 30 करोड़ खाते केवल बैंक की सुविधा पैसे वाले के पास थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना के माध्यम से आज 30 करोड़ लोगों को आज बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई। आज सरकार की सोच है भ्रष्टाचार खत्म हो और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत सीधे सरकार का पैसा आम जनता के खाते में जाए। जब 2013-14 वित्तीय वर्ष में मात्र 4000 करोड़ रुपया देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत जाते थे, वही 17-18 में 1 लाख करोड़ से ऊपर जो है आम जनता को सीधे जो है खातों में पैसा भेजने का काम यह सरकार कर रही है। जो पिछली सरकार में मात्र 42-43 स्कीम डीबीटी के माध्यम से जाती थी, आज 400 से ऊपर योजनाएं जो आम जनता से जुड़ी हुई है डीबीटी के स्कीम के तहत जा रही है। कहने का तात्पर्य यह सरकार चाहती है, मोदी जी की सरकार चाहती है, देश के राज्य गठबंधन की सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो। अब भ्रष्टाचार तभी समाप्त होगा जब बीच में रुपया नहीं रहेगा। हुई है इतने सारे पदाधिकारी और कर्मचारी जुड़े हुए हैं, इसको फिर से जो है आगे बढ़ाने का काम किया जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया कि देश के 1.5 लाख जो पोस्ट ऑफिस के ब्रांच हैं उन सभी ब्रांचों में बैंकिंग सुविधा प्रारंभ की जाए। उसी के तहत आज इसका उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन ही नहीं हो रहा है, जो इसमें सुविधाएं होगी, जो बैंक में हम अपना खाता खोलते हैं तो एटीएम कार्ड का शुल्क लगता है, एसएमएस करते हैं उसका शुल्क बैंक काटते हैं, और वही तरह के सुविधाओं का बैंक जो है वो उपभोक्ता से शुल्क काटते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया आज को विकास शब्द के साथ जोड़ना है तो उसको बैंक के सिस्टम के साथ जोड़ना पड़ेगा। आज कोई भी व्यक्ति बिना बैंक से जुड़े हुए वह विकास नहीं कर सकता, उसके घर में विकास आ ही नहीं सकता यदि वह बैंक की व्यवस्था से
कोई व्यक्ति न जुड़े। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इस देश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को हम बैंक की व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और उसके तहत पूर्व में हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में लगभग 38 करोड़ जनधन खाता खोला गया और उस 38 करोड़ जनधन खाता खोलने के बाद भी अपने देश की बहुत बड़ी संख्या ऐसी बची। और यहाँ जो हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी, हमारे डाकिया काम करते हैं, उनको बैंक के कर्मचारी की तरह हम काम करवाएंगे। उसके लिए उनको ट्रेनिंग दिया गया है, उनको वो स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं, उन सॉफ्टवेयर की जानकारी दी गई है जिसके माध्यम से वह बैंक में जैसे काम होता है उस तरीके से वो काम डाकघर के अंदर कर सके। और वह सारे प्रशिक्षण का काम पूरा होने के बाद, सारी व्यवस्थाएं बनने के बाद आज देश के लगभग 650 शाखाओं और 3250 सेवा केंद्रों में आज के दिन से इस सेवा की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जा रही है। इस सेवा का सबसे बड़ा उपलब्धि या विशेषता यह है कि अभी तक यदि हमको बैंक का काम करना होता था तो हमको बैंक के दरवाजे पे जाना पड़ता था, या गांव के अंदर भी अभी कुछ बैंकों के द्वारा जो सेवा केंद्र खोले गए हैं उस सेवा केंद्र तक गांव के व्यक्ति को चल के जाना पड़ता था। लेकिन आज जो यह इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत हुई है, इस सेवा में अब व्यक्ति को उस सेवा केंद्र तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इस व्यवस्था में सबसे अच्छी बात यह है कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस है। मतलब आपके दरवाजे पर बैंक की सेवा इस माध्यम से दी जाएगी। हमारे जो डाकिया जाएंगे उनके माध्यम से आप 10,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन एक बार में कर सकते हैं। और एक बार में यदि घर का कोई आदमी चाहे तो उसके घर पर जैसे डाकिया चिट्ठी लेके जाता है वैसे ही डाकिया जाएगा और आपके घर में यदि 2,000-3,000 रुपया है, आप अपने खाते में जमा करना चाहते हैं तो आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, वहीं 3,000। सांसद कीर्ति आजाद ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा से निलंबित कराने वाले मोदी अब इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि केंद्र सरकार के सरकारी कार्यक्रमों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। कहीं भी जमीन अधिग्रहण नहीं की है। कोई एक योजना मुझे बता दीजिए गंगा के उत्तर में जिसको मिथिलांचल का क्षेत्र कहा जाता है, वह 200, 300, 400 करोड़ की कोई केंद्र की योजना, कोई राज्य की योजना आई हो जिसके ऊपर हम कह सके कि हाँ ये योजनाएं आई हैं। तो क्या सर आप अपने प्रश्न ये है कि जिन लोगों को काम करना चाहिए, हमने केंद्र सरकार की तरफ से जो करना था किया है, लेकिन जो राज्य सरकार के लोगों को कार्य करना चाहिए उसमें मुस्तैदी नहीं है। केवल जाकर फोटो खिंचवा लेना, उससे आवेदन देने से कार्य नहीं होते। ये तो योजना आई हुई है, शहर की है, शहर के विधायक को भाग दौड़ करके इन सबों की योजना को करवाना चाहिए। हम दिल्ली में 200 दिन रहते हैं 365 में, क्योंकि दिल्ली में पार्लियामेंट चलता है, मेरी कमेटी की मीटिंग होती है, केंद्र से राज्यों के लिए अलग अलग योजनाएं निकलती हैं, उसमें से हम योजना खींच कर लाते हैं। लोग अपने अपने संसदीय क्षेत्र में लेकर जाते हैं अलग अलग योजना, लेकिन उसके बाद आगे तो बिहार सरकार का काम होता है ना। लोग तुच्छ छोटी सोच में यह कार्य करते हैं। अटल जी कहते थे कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। हमारे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी कहते थे कि बड़ा आदमी बनना हो तो छोटी बात नहीं करनी चाहिए, और विकास जहां पर हो वहां पर चाहे घूर विरोधी क्यों नहीं हो, उसको भी आकर अपने क्षेत्र की जनता के लिए विकास में हाथ बटाना चाहिए। इसमें क्या खराबी, जो विरोध करना है करो ना। हमने क्रिकेट के मैदान में बहुत विरोध देखा, बहुत बाउंसर खाया, बॉल लगा, मुंह कटा, यहां से कट गया, उंगली सब टेढ़ी हो गई, लेकिन पीछे तो नहीं हटे ना। छोटे मोदी कर सकते, छोटी मोदी जो हरकत कर रहे हैं इतनी छोटे लेवल पर, उप मुख्यमंत्री होकर जिनको बड़ा दिल रखना चाहिए, उनका ये दिल है। उसमें चिकित्सक नहीं है,
10 PHC हैं पूरे जिले में, केवल 3 डॉक्टर हैं। एक को 4 का प्रभार, एक को 3, एक को 3 अस्पताल का प्रभार दिया गया। ये कैसे चलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दीजिए, लेकिन हो नहीं, शिक्षक नहीं है, कैसे होगा? डॉक्टर नहीं है, कैसे होगा? आयुष का आदमी एलोपैथी का दवा देगा तो कैसे होगा? यह सोच तो आगे एक साथ मिलकर बढ़नी चाहिए ना। जो केंद्र सरकार के अधिकार में है वो क्या है? रेलवे है, हवाई जहाज है, टेलीफोन है ना, ये सब चीजें हैं जो केंद्र सरकार की, वो तो आई है सब। और केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों के जो अलग कार्य होते हैं वो सब तो लेकर आए हैं। जो बना, जैसे बन पड़ा लेके आए। अभी टेलीविजन पर निकला कि सीट के बंटवारे की बात लगभग तय है। शाम तक हमने सुशील मोदी जी का वक्तव्य पढ़ा, श्री केसी त्यागी जो महामंत्री हैं उनका वक्तव्य पढ़ा, और दोनों ने कहा कि दूर दूर तक कहीं कोई बात नहीं हुई। उसमें अधिकतर अगर किसी की बात हुई, यदि हुई नहीं, तो हम अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं कि 40 सीटों में अगर कोई सीट तय हुई तो एक दरभंगा की ही हुई कि कौन लड़ने वाला है। अब आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा न्यूज है और कहाँ का न्यूज है। कोई लड़े, बहुत सौभाग्य की बात है। आपकी रणनीति क्या होगी सर? रणनीति तो वही है जो पीछे 4 चुनाव में हमारी रही है। उतना समय हम लोगों के बीच में बिता ही रहे हैं पिछले 4.5 सालों से। अब ये 6 महीना बचा है, तो उनके बीच में जाकर उनका साधुवाद, धन्यवाद। जो 4.5 साल अभी आपसे काम करने का मौका मिला, उससे पहले 5 साल काम करने का मौका मिला, उससे पहले हमको 5 साल काम करने का मौका मिला। तो अब तो व्यक्तिगत संबंध से हो गए। तो न तो मेरा कोई विरोधी है, राजनीतिक विरोधी अवश्य हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत विरोधी तो कोई नहीं हो सकता। वैसे भी बहुत जल्दी मधुबनी के जो बालिका गृह कांड है वो भी बाहर आने वाला है। मना तो कर दिया है कोर्ट ने, लेकिन हमको पता लगा है कहीं सोशल मीडिया पर वो चीज उठेगा। कब उठेगा, क्या उठेगा, हमको मालूम है। देखिए, जिस प्रकार से इन लोगों ने, मेरा नहीं, हम लोगों द्वारा चुने गए हैं, इसलिए हम सांसद हैं। और सांसद के अधिकार को मारना यानी कि जनता की आवाज को मारने वाली बात है। ऐसे में जनता का अपमान हो और हम जाके वहां बैठ जाएं, ये संभव नहीं था, इसलिए हम नहीं गए। कौन है जो आपके अधिकार के छीन रहा है? सबसे पहले जब हमने पार्लियामेंट में भ्रष्टाचार की बात उजागर की थी, तो सुशील कुमार मोदी ने सबसे पहले ट्वीट करके सोशल मीडिया पे लिखा था कि कीर्ति आजाद को निकालना चाहिए। सुशील मोदी जी का ही ये षड्यंत्र चलता है। बहुत छोटे मन के आदमी है, बड़े नहीं बन पाए, इसीलिए उप मुख्यमंत्री तक रह गए। और उनका इस मामले में षड्यंत्र चलता रहता है। वो चाहते नहीं कि मिथिला से कोई आवाज उठे, आगे आए, क्योंकि बिहार के 40 जिलों में से 28 जिले मिथिला के पड़ते हैं, जो गंगा के दक्षिण भी जाते हैं। लेकिन उसकी बात नहीं, बात यह है कि मन में एक किलसपन, कोई आदमी आगे बढ़ जाए, यह उनको देखना फूटी आंख नहीं सुहाता है। और यही कारण है कि पहले निलंबन के बारे में लिखकर
पार्लियामेंट में मेरी आवाज दबाने की कोशिश की तो मैंने दूसरे तरीके ढूंढ लिए और आवाज उठाता रहा। अब प्रयास है कि सरकारी कार्यक्रम के द्वारा यह सब करके मुझसे ऐसा कुछ करवाएं जिससे कि हमारी बदनामी हो। लेकिन सुशील कुमार मोदी जी, आप इसमें सफल नहीं हो पाइएगा। जनता का आशीर्वाद साथ। अटल जी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हुआ। बहुत ही पुण्य आत्मा थे वो, और तब यह कार्यक्रम 21 को होना था, लेकिन 7 दिन का राजकीय शोक और प्रधानमंत्री का समय नहीं मिलने के कारण से वह 1 तारीख को डेट किया गया। लेकिन मुझसे पहले ही 2 सप्ताह पहले ही पोस्टल विभाग वाले लोग आकर के बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कार्यक्रम वहाँ से आएगा और मुख्य अतिथि के रूप में आपको सभी सांसदों को रहना है। उसका ईमेल भी आया 28 तारीख को, जो दरभंगा में हमारा नाम था। अंततः कल एक ईमेल आया जिसमें लिखा गया कि हम विशिष्ट अतिथि होंगे। पहले मेरा मन था जाने का, लेकिन फिर जब आम लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम सबों का, हमने आपको बना के भेजा है, यह हम लोगों का अपमान है, आपका अपमान नहीं है, इसमें आप वहां नहीं जाइए। तो मैंने सब मुख्य अतिथि थे, जो गैर एनडीए के थे वो विशिष्ट अतिथि थे। लेकिन 28 तारीख में जिस समय गैर एनडीए वाले विशिष्ट अतिथि में थे, मैं मुख्य अतिथि में था पहले लिस्ट में, और फिर उसके बाद इन लोगों ने उसको देख करके इस प्रकार का षड्यंत्र सुशील मोदी ने खेला। मोदी से किस तरह की रंजिश है? तो आखिर मोदी जी आवाज उठे, वो यहाँ के नेतृत्व से, यहाँ के आवाज से डरते हैं। जो 243 विधानसभा की सीटें हैं उसमें केवल 90 ही दक्षिण में है गंगा के, बाकी उत्तर में है। 40 लोकसभा सीटों में 15 दक्षिण में है, 25 ऊपर है। ताकत मिथिला में है। मिथिला से कहीं कोई ताकतवर उजागर सामने आ गया, अपना सिंहासन डोलते हुए दिखता है। इसलिए सुशील मोदी जी सदैव मिथिला से कोई भी आदमी आगे बढ़ रहा हो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन करने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे कीर्ति जहां आजाद लिखा हुआ है तो फिर क्या कहने। एक ब्राह्मण कुल से आते हैं, उनकी जुबान से यह शब्द शोभा नहीं देते, अति अशोभनीय है, अमर्यादित है। और चौबे जी से मैं यही कहूँगा कि विरोध कीजिए, आलोचना कीजिए, लेकिन याद कीजिए अपने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने कभी भी इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं किया जो अश्विनी चौबे जी कर रहे हैं। बहुत खेद है, मैं निंदा करता हूँ ऐसी उनके वक्तव्य